सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। हमारी नॉन बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं, तो आप शांति से बैठ करके अच्छी प्रकार से रिवीजन कीजिए और हमारी जो वीडियो पीछे उनको देखिए, आपको काफ़ी उससे लाभ मिलेगा। आज काफ़ी बच्चों का कमेंट था और साथियों का भी कमेंट था कि सर आप ज्योग्राफी की बहुत अच्छी क्लासें करवाते हो, एक टॉपिक है आप उसको करवाएं। और वो टॉपिक है आपके सामने महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल संचलन जो है उसके बारे में हम आपको आज करवाएंगे। देखिए, महासागरों का जो जल है वो स्थिर नहीं है। महासागरों का जल स्थिर नहीं है, उसमें मूवमेंट होती हैं और वो मूवमेंट जो हलचल है वो दो प्रकार से उसमें होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, एक मूवमेंट होती है वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल ऊर्ध्वाधर मूवमेंट होती है उसके जल में। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज मूवमेंट होती है। दो प्रकार से उसके अंदर मूवमेंट होती है उसके जल में, और ये मूवमेंट किस कारण से होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो मूवमेंट होने का जो कारण है महासागर के जल में, वो उसके लिए दो कारक होते हैं, दो फैक्टर उसमें काम करते हैं। एक तो भौतिक विशेषताएं, यानी कि महासागर का जो जल है उसके अंदर कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं जिस कारण से वो मूवमेंट होती हैं, यानी कि वो भौतिक विशेषताओं के कारण ही उनके विशेषता ऐसी है, उनमें एक ऐसी क्वालिटी है उस जल में, उस क्वालिटी में अंतर आ जाता है, भिन्नता आ जाती है, तो ये मूवमेंट होना शुरू हो जाती हैं। और वो भौतिक विशेषताएं क्या हैं? पहली है टेम्परेचर, तापमान, यानी कि जो हमारा महासागर का जो जल है एक स्थान का और दूसरे स्थान के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है, तो जो जल है वो क्या करता है? वो संचलन करता है, मूवमेंट करता है। दूसरा खारापन, यानी कि महासागर का जो जल है आपको पता है कि महासागर के जल में लवणता होती है और उस लवणता में खारापन के कारण वो मूवमेंट करता है। तीसरा है डेंसिटी, घनत्व, यानी कि महासागर का जो जल है वो घनत्व उसकी विशेषता है। जब घनत्व में कुछ भिन्नता आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है, तो वो मूवमेंट करता है, वो संचलन करता है। दूसरे कुछ बाह्य फैक्टर हैं जो उस महासागर के जल को मूवमेंट करने के लिए विवश कर देते हैं, उसको हलचल करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और वो बाह्य बल हैं। वो बाह्य बल कौन से हैं? वो बाह्य बल देखो, पहला है सूर्य, यानी कि जो हमारा सूर्य है वो काफ़ी योगदान देता है महासागर के जल को हलचल करवाने में, महासागर के जल को संचलन करवाने में। आपको पता है कि जो सूर्य और चंद्रमा, ये हमारी पृथ्वी के जब सीधे होते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब सीधे होते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा हलचल होती है, महासागर के जल में संचलन ज़्यादा होता है। तो बाह्य कारकों में है एक सूर्य। दूसरा बाह्य कारक कौन सा है जो महासागर के जल का संचलन करवाता है, मजबूर कर देता है संचलन के लिए? वो है चंद्रमा। जो चंद्रमा है उसके प्रभाव से भी महासागर का जल जो है वो मूवमेंट करता है, संचलन करता है। तीसरा है वायु। जो वायु है, पवन है, वो भी काफ़ी योगदान देती है महासागर के जल को संचलन करवाने में, उसका भी काफ़ी रोल होता है। जो पवन है वो भी हमारे जो सागर का जो जल है उसको इधर से उधर ले जाने में योगदान देती है, मूवमेंट करवाती है। ये जो दो कारक मैंने बताए, एक भौतिक विशेषताओं का कारक है और दूसरे बाह्य बल हैं। ये दोनों ही अपना अलग अलग रोल निभाते हैं और महासागर के जल को संचलन करवाते हैं। अब ये जो महासागर का जल है, जब संचलन की क्रिया होती है तो उसमें तीन चीजें हो सकती हैं। पहला देखिए, उसमें तरंग, यानी कि महासागर का जो जल है उसमें तरंग पैदा होती हैं। जब तरंग पैदा होती है तो महासागर का जल
केवल ऊपर नीचे होता है, केवल ऊपर नीचे होता है महासागर का जल। यानी कि जब तरंग पैदा होती है तो हमारा जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है जल का, उसमें ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर जो लहरें उठती हैं और जो नीचे की ओर लहरें जाती हैं, उन दोनों के बीच को ऊपर वाला जो शिखर है तरंग का, उसको तरंग सरंग कहते हैं, उसको तरंग की ऊंचाई कहते हैं। ये प्रश्न ध्यान नोट कर लेना है आपने, ये नोट कर लेना है कि तरंग की ऊंचाई किसे कहते हैं, तरंग की ऊंचाई क्या होती है। तरंग की ऊंचाई, जब जल ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठता है तो जो शिखर होता है उस तरंग का, उसको तरंग का सरंग या तरंग की ऊंचाई, हाईएस्ट जो है वो उसकी तरंग का सरंग है, तरंग की ऊंचाई है। अब ये जो तरंग ऊपर उठती है और जो नीचे वाला जो भाग है उसी तरंग का, उसको तरंग की दरोणी कहते हैं। ये भी नोट कर लेना, तरंग की दरोणी कौन सी होती है, जब जल नीचे सबसे निचला भाग होता है, जब तरंग उठती है तो उसको तरंग की दरोणी कहते हैं, उसको तरंग की दरोणी कहते हैं। जबकि सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जल का, उसको तरंग सरंग कहते हैं, या तरंग की शिखर कहते हैं, या तरंग की चोटी कहते हैं। ये देखिए, ये तरंग का शिखर है, तरंग की चोटी है, ये तरंग का शिखर है, तरंग की चोटी है, ये तरंग का शिखर है, ये तरंग की चोटी है। ये क्या है, तरंग की ऊंचाई वाली जो हाईएस्ट है वो स्थान को तरंग की चोटी कहते हैं या तरंग का सरंग कहते हैं। इसी तरंग का जो नीचे वाला जो जल का निचला भाग है उसको तरंग दरोणी कहते हैं। तरंग दरोणी, जो लहर ऊपर उठी उससे नीचे वाला, बिल्कुल नीचे का जो भाग है, नीचे का जो जल का सतर है उसको तरंग दरोणी, जबकि ऊंचे वाला भाग को तरंग सरंग या तरंग चोटी कहते हैं। अब देखिए, प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, पेपर में भी आते हैं कि तरंग की लंबाई क्या होती है, तरंग की लंबाई किसे कहते हैं, क्या होती है। तो तरंग की जो लंबाई होती है वो एक गर्त, तरंग गर्त या तरंग दरोणी, एक तरंग दरोणी से दूसरी तरंग दरोणी के बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो अंतर है, बीच की जो लंबाई है उसको तरंग की लंबाई कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो तरंग चोटी, एक ये तरंग चोटी है या एक तरंग सरंग है, एक ये तरंग चोटी है या तरंग सरंग है, इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग की लंबाई कहते हैं। चाहे आप इसको बोल दीजिए इनके बीच की लंबाई को, चाहे आप तरंग दरोणी के बीच की जो लंबाई है, दूरी है, उसको तरंग की लंबाई कहते हैं। दोनों आपको समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है, फिर है तरंग की ऊंचाई। तरंग की ऊंचाई, जो तरंग का जो गर्त है या दरोणी है और हाईएस्ट जो तरंग की चोटी है उसके बीच की जो लंबाई होती है, बीच की जो दूरी होती है, उसको तरंग की ऊंचाई कहते हैं। ये तरंग की ऊंचाई है, जबकि ये तरंग की लंबाई है। ये तरंग की लंबाई या ये तरंग की लंबाई बोल दीजिए, चाहे ये तरंग की लंबाई बोल दीजिए। तो आपको समझ में आई क्या, तरंग की लंबाई कौन सी होती है, तरंग की ऊंचाई कौन सी होती है, तरंग दरोणी कौन सी होती है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जब तरंग पैदा होती है महासागर में, जब तरंग पैदा होती है तो महासागर का जल केवल ऊर्ध्वाधर ही मूवमेंट करता है, वो अपना स्थान छोड़कर नहीं जाता। यानी कि ये नहीं है कि महासागर का जल यहाँ से यहाँ चला गया, मूवमेंट नहीं करता इस तरफ, अक्षैतिज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती तरंग में, केवल पानी ही ऊपर नीचे होता है। उसी स्थान का जल ऊपर नीचे होता है, उस स्थान का जल कहीं दूसरे भाग पर नहीं जाता है, दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। दूसरी बात एक चीज याद रख लेना कि जब तरंग पैदा होती है महासागर में तो गहराई का जो जल है, जो काफी गहराई पर जो पानी है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं होती उस समय जब तरंग का प्रभाव यहाँ नहीं होता।
यानी कि बात ये है, जब तरंग पैदा होती है तो गहरे महासागर में उसका प्रभाव नहीं होता। ये भी आपने नोट कर लेनी है बात। अब इसमें देखिए, तरंग की लंबाई मैंने आपको बता दी, तरंग की जो लंबाई है वो मैंने आपको बता दी है। अब तरंग की ऊंचाई मैंने आपको बता दी। तरंग की लंबाई, ये लंबाई थी, ये ऊंचाई थी। तरंग काल, तरंग का जो काल है, टाइम है, वो क्या होता है? यानी कि तरंग का जो टाइम है वो एक गर्त से दूसरे गर्त तक, एक गर्त से दूसरे गर्त तक, या एक सरक से दूसरे सरक तक, दो जो बिंदु हैं उन दो बिंदुओं के बीच में जो तरंग को पहुंचने का जो समय है वो तरंग काल है। ये फिर बता देता हूं, तरंग गर्त, दो तरंग गर्तों के बीच तरंग का पहुंचने का या लगने का जो समय है उसको तरंग काल कहते हैं। फिर है तरंग गर्त, ये मैंने आपको बता ही दिया तरंग गर्त क्या होता है। इसमें एक चीज और नोट कर लेना आप, जो तरंगों की जो गति है, तरंग की जो गति है उसको नॉट में मापा जाता है। तरंग की जो गति है उसको किस में मापते हैं? नोट में मापा जाता है, नोट। ये इम्पोर्टेंट है, ये HPSC UPSC परीक्षा में खूब आते हैं प्रश्न कि तरंग की गति को किस में मापा जाता है? तरंग की गति को नॉट में मापा जाता है, नॉट। तरंग की गति क्या है? तरंग की लंबाई बटे तरंग का आवर्तन काल, यानी कि दो गर्तों के बीच की दूरी या दो सरंग के बीच की दूरी बटे तरंग का आवर्तन काल, यानी कि एक तरंग को दूसरे गर्त तक या एक गर्त से दूसरे गर्त तक या एक शिखर से दूसरे शिखर तक पहुंचने वाला जो टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी है तरंग की, वो होती है तरंग का आवर्तन काल। उससे हम भाग दे देंगे तो नोट तरंग की गति आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद करेंगे धाराओं के बारे में। तो अब हम देखते हैं ज्वार भाटा। अब हम अध्ययन करेंगे ज्वार भाटा के बारे में, बताएंगे। देखिए, ज्वार भाटा हमारे खगोलीय जो पिंड हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये जो खगोलीय पिंड हैं हमारे, इनमें एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से ये हमारे जो ज्वार भाटा है उसका निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्वार, और जो नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं। इसमें आपने याद रख लेना है, ज्वार भाटा जो है वो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसके प्रभाव से हमारी पृथ्वी का जो जल है, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो जल राशि है, जलीय जो भाग है इस पृथ्वी के ऊपर है, वो जलीय राशि सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से, आकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण स्थल की अपेक्षा ज्यादा आकर्षित होती हैं। और सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बढ़ जाता है उस जल के ऊपर। कब बढ़ता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों जब एक सीध में होती हैं, जब तीनों एक सीध में होते हैं तो भरत ज्वार भाटा आता है। बहुत भरत ज्वार भाटा आता है जब तीनों एक सीध में होते हैं। और ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है या तो अमावस्या को या पूर्णिमा को, पूर्णिमा और या अमावस्या को भरत ज्वार भाटा आता है, यानी कि ऊंचा ज्वार भाटा आता है। और जब ये तीनों समकोण होते हैं, यानी कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार भाटा आता है। अब इसमें और चीज समझने की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इसमें और समझने की चीज क्या है, देखिए दो चीजें जो प्रभाव डालती हैं जल के ऊपर है, यानी कि किसी भी, यानी कि देखिए
जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसका प्रभाव होता है किसी पिंड के ऊपर। एक तो उसका आकार यानी कि उसका जो आकार है और एक उसके बीच की दूरी, यानी कि दो पिंडों के बीच का जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो यदि कम दूरी है तो उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो अधिक मिलेगी, उसका प्रभाव अधिक होगा। यदि उनके बीच की दूरी ज़्यादा है तो उसका प्रभाव कम मिलेगा। यही कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा है। चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की जो बीच की जो दूरी है सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम है। ये जो डिफरेंस है ये कम है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा होने के कारण सूर्य का प्रभाव कम है। तो ये आपने ध्यान रखना है, किसी भी पिंड के बीच की दूरी और उसका आकार काफ़ी प्रभाव डालता है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर। यानी कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो जल के ऊपर है, हमारे महासागरों के ऊपर, जलीय राशियों के ऊपर वो दुगनी है। ये भी प्रश्न बढ़ता है कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का जो प्रभाव है हमारे महासागरों के जल के ऊपर वो कितना है, तो कितना है, दुगना है। इसकी अपेक्षा सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, दुगना है। अब ये जो ज्वार भाटा है ये दिन में सामान्यतः 2 बार यानी कि 2 बार जल ऊपर उठता है, जो 2 बार जल नीचे गिरता है। इस प्रकार जो ज्वार भाटा का क्लासिफिकेशन किया गया है, ज्वार भाटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ज्वार भाटा? 3 प्रकार के। देखिए, एक होता है अर्धदैनिक ज्वार भाटा, यानी कि अर्धदैनिक ज्वार भाटा, अर्धदैनिक ज्वार भाटा यानी कि जो दिन में 2 बार आते हैं, 2 बार भाटा आता है, 2 बार ज्वार आता है। 2 बार क्या आएगा? ज्वार, 2 बार भाटा आता है, वो अर्धदैनिक ज्वार भाटा कहलाता है। एक दैनिक ज्वार भाटा, एक कौन सा है? दैनिक ज्वार भाटा। दैनिक ज्वार भाटा में क्या होता है कि दिन में 1 बार ज्वार आता है, 1 बार भाटा आता है। ये होता है दैनिक ज्वार भाटा। तीसरा होता है हमारा, तीसरा है मिश्रित ज्वार भाटा। कौन सा है? मिश्रित ज्वार भाटा। मिश्रित ज्वार भाटा में क्या होता है? ऐसे ज्वार भाटा जिनकी कोई ऊंचाई निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चित ऊंचाई न होना, दिन में वो ऐसे ज्वार भाटा आ जाते हैं तो वो मिश्रित ज्वार भाटा कहलाते हैं। तो इसमें दैनिक, अर्धदैनिक में कौन से दिन में 2 बार आते हैं, 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। दैनिक ज्वार भाटा में क्या है? दिन में 1 बार ज्वार आता है, 1 बार भाटा आता है। मिश्रित ज्वार भाटा में ऐसे ज्वार भाटा जिनकी कोई निश्चित ऊंचाई नहीं होती, यानी कि ये सामान्य से होते हैं, ये मिश्रित ज्वार भाटा होते हैं। अब विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार भाटा, ये प्रश्न ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? तो विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कनाडा की फंडी, कौन सी? फंडी की खाड़ी में आते हैं भाई। फंडी की खाड़ी में सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं, जिनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक होती है। ज्वार भाटा 15 से 20 मीटर ऊंचाई तक के सबसे ज्यादा ऊंचे कहाँ? फंडी की खाड़ी में आते हैं। ये कहाँ है? कनाडा में। ये कहाँ है? कनाडा में। तो सबसे ज्यादा जो ज्वार भाटा की जो हाइट है, ऊंचाई है, सबसे ऊंचे ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में, कनाडा की फंडी की खाड़ी में आते हैं, जिनकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर होती है। ये आपने याद रख लेना है। और तीसरा हमारा जो महासागरीय जल संचलन का तीसरा जो
संचलन होता है वो है धाराएं। देखिए धाराएं जो है महासागर में धाराएं पैदा होती हैं। महासागरीय धाराओं में क्या होता है, देखिए पहले मैंने तरंगे और ज्वार भाटा बताया था। तरंग और ज्वार भाटा, तरंगों में जो ऊर्ध्वाधर जल ऊपर नीचे यानी कि इस प्रकार मूवमेंट करता है। ज्वार भाटा में भी जल ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट करता है, ऊपर उठता है, ज्वार बोलते हैं उसको, नीचे भाटा बोलते हैं। और धाराओं में क्या होता है, धाराओं में जो महासागर का जो पानी है, महासागर का जो जल है वो मूवमेंट करता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है, यानी कि वो इस तरफ है या इस तरफ मूवमेंट करता है, ऐसे मूवमेंट करता है महासागर का जल। जिस प्रकार के धरातल में सतल के ऊपर नदियां बहती हैं, सतल के ऊपर नदियां बहती हैं, उसी प्रकार उसी भांति महासागर के जल में ऐसी ही नदियां बहती हैं जिनको धारा बोलते हैं। यानी कि महासागर का जो जल है वो नीचे ही नीचे इधर से उधर मूवमेंट करता है, उसको महासागर की धारा बोलते हैं। ये महासागर की धाराएं हैं, उनके लिए उनकी उत्पत्ति का कारण मुख्यतः क्या होता है, महासागर की जो धाराएं हैं उनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण ये देखिए जो डायनेस्टी है, घनत्व है, उसके कारण महासागरीय धाराएं पैदा होती हैं। और जो क्या कारण है, और कारण है टेम्परेचर, तापमान। जो तापमान है ये भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। कैसे, देखिए आपको पता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर जो है वो भिन्न भिन्न है। इक्वेटर के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर है, जो जो ऊंच अक्षांशों पर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पर जो धाराएं बनेगी इस क्षेत्र में वो गर्म धाराएं, कौन सी, गर्म धाराएं बनेगी। जबकि ये ध्रुवों से जो धाराएं आएंगी वो कौन सी आएंगी, ठंडी धाराएं। तो इस प्रकार जो धाराएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी धारा, गर्म और ठंडी धारा, गर्म और ठंडी धाराएं। तो जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो गर्म धाराएं होती हैं, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगी वो ठंडी धाराएं होती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है, से यूरोप के तट की ओर, वो गर्म धारा है। कैसी धारा है, गर्म धारा है। जबकि लैब्राडोर की जो उत्तरी ध्रुव से ऐसे आती है भूमध्य रेखा की ओर, वो कौन सी है, वो ठंडी धारा है। तो इस प्रकार ये धाराएं पैदा होती हैं महासागरों में, गर्म और ठंडी धाराएं। तो ये हमारा टॉपिक था। ये 11वीं क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें 14 का लेसन है, और ये हमारी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो क्लासें हैं और जो रिटन टेस्ट होते हैं हमारे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हैं, कंपटीशन के जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें आता है टॉपिक। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका महासागरीय जल संचलन। ठीक है, अब ये जो महासागरीय धाराएं हैं तो इस प्रकार आपने कमेंट सेक्शन में दो कोई गर्म जल धाराएं आपने लिखनी है कमेंट सेक्शन में कि ये गर्म जल धाराएं हैं। मैंने आपको एक गर्म जल धारा तो बताई दी गल्फ स्ट्रीम की, और लैब्राडोर की ठंडी जल धारा है। और ठंडी धाराओं में और बता देता हूँ आपको, जैसे हमबोल्ट धारा है जो ठंडी जल धारा है, बोरो धारा है, लैब्राडोर की धारा है, ठीक है, कनारी धारा है। ये कैसी धाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं। ये महासागर के जल को संचलन करती हैं, महासागर के जल को इधर से उधर मूवमेंट करवाती हैं। ये हमारी धाराएं थी, ये हमारा टॉपिक था। कल एक नया टॉपिक आपको करवाएंगे। अगली जो क्लास होगी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। एक गुरुजी का कमेंट आया था, गुरुजी भूआकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं और उनका विकास, जो जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा टॉपिक रहेगा वो करवाएंगे। तो अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।